हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है संघवाद। और इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संघवाद क्या है? तो संघवाद संघीय व्यवस्था, दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती है संघीय व्यवस्था में। तो हमारे यहाँ भारत की संघीय व्यवस्था कैसा है? तो हमारे यहाँ भारत की संघीय व्यवस्था 3 स्तर की सरकारें होती है, जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया और पंचायत स्तर पर सरकारें। तो 3 स्तर की सरकारें हमारे भारत में संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और भारत में जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मात्र राज्य था जिसका एक अपना संविधान था, लेकिन अब है नहीं। 370 हटने के बाद वहाँ भी एक ही जो भारत का संविधान है, वहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी उसी संविधान को लागू किया गया है और वही संविधान को मानना पड़ता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। और भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्ज दिया गया है। हिंदी के अलावा 22 भाषा, अन्य और 22 भाषा, हिंदी को जोड़ करके 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है भारतीय संविधान में। और विषयों को वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसी को तो संघ सूची कहते हैं, जिस पर राज्य सरकार उसको संवर्ती सूची, और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती है, दोनों कानून बनाती है, तो संवर्ती सूची हो गया। और एक राज्य सूची जिस पे राज्य सरकारें कानून बनाती है, तो राज्य सूची हो गया। संघ सूची केंद्र सरकार, राज्य सूची राज्य सरकार के अंतर्गत, तो संवर्ती सूची केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसको बोलते हैं 3 भाग में, इसको 3 विषय में बांटा गया है सूची को। और केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो आइए देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का, वो है पहला है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो लगभग 40% लोगों का भारत में लगभग मातृभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो अभी भी हम बताएं 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में। 22 भाषा का, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है, तो वह कौन सी सरकार, कैसा सरकार होता है? तो गठबंधन सरकार कहलाता है। गठबंधन की सरकार, जैसे कोई भी सरकार का, कोई भी दल का बहुमत नहीं मिलता है तो आपस में मिल करके गठबंधन सरकार बनाती है, तो वही हुआ गठबंधन सरकार। कई राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिल करके जो सरकार बनाती है उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है, मेयर के नाम से जाना जाता है नगर निगम के प्रमुख को, मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो किसी भी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। पहले था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो विवादों का निपटारा करता है वो है न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, वो किसी भी सरकार के अंडर में काम नहीं करती है। तो न्यायपालिका, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी प्रकार का मतभेद होता है, किसी प्रकार का टकराव होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो इसका निपटारा या फैसला न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है क्या कहलाती है? तो स्थानीय शासन वाली वैसी संस्था जो शहरों में काम करती है उसको नगर पालिका और नगर निगम कहा जाता है। नगर पालिका और नगर निगम। और जो ग्राम स्तर पर काम करती है उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो रेलवे केंद्र सूची में शामिल है, मुद्रा भी और बैंकिंग भी। कानून और सुरक्षा ये वह स्वतंत्र है, न्यायालय इसका न्यायालय को दिया गया है, तो न्यायालय स्वतंत्र रूप से है। कानून और सुरक्षा केंद्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूची, एक संघ सूची हो गया, और दूसरा राज्य सूची, और तीसरा संवर्ती सूची। संघ सूची में जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, और संवर्ती सूची राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस पे कानून बनाती है, तो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और बाकी जो बच गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब जो बचा हुआ चीज है वो केंद्र सरकार के अंदर में आ जाता है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा 3 सूचियों के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, 1 नवंबर 1956 में। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्र और राज्य में शक्तियां को लेकर के स्थानीय सरकारों को देना होता है, तो उसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। हमारे यहाँ भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण 3 स्तर पर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार है, तो इसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? तो लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का विशेष दर्जा? तो किसी भी राज्य का भी विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है भारत में। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद यहाँ भी एक ही संविधान है जो भारत का संविधान है, यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी भारत के संविधान को मानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन वाली कौन सी संस्थाएं शहर को काम करती है? तो नगर पालिका और नगर निगम। स्थानीय शासन वाली जो संस्था है वो शहरों में काम करती है, नगर पालिका और नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकात्मक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन एक ही स्तर पर होता है उसको बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, एक ही स्तर पर नहीं है, हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत स्तर पर सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो संघीय सरकार है बेल्जियम में, संघीय सरकार है। कैसा सरकार है? संघीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो पंचायत समिति का कई पंचों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जाता है, कई पंच मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो मेयर कहा जाता है नगर निगम के प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के। और संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में के विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार, और समवर्ती सूची दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के यहाँ पे कानून बनाती है, तो ये दोनों सरकारों के अंडर में आ जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत आता है प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, समाचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय, और राज्य सूची के अंडर में आता है पुलिस, व्यापार वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय महत्व के विषय, और समवर्ती सूची के अंडर में शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना। और अवशिष्ट शक्तियां वे विषय जो ऊपर के तीनों सूचियों में नहीं है, ना तो संघ सूची में, न ही राज्य सूची और न ही समवर्ती सूची में, तो जो तीनों सूचियों से अलग हो जाता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाता है। तो ये भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में बांट करके किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो स्थानीय सरकार का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें पहला है कि अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा महत्व है स्थानीय सरकार का। दूसरा है लोगों की इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना होता है। जो स्थानीय स्तर पे लोग हैं उसको सबसे ज़्यादा मालूम होगा ना वहाँ का स्थानीय स्तर पे पैसा कहाँ पर, किस रूप में, किस काम के लिए खर्चा किया जाए। तो ये स्थानीय सरकार के लिए ये सरकार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, ताकि वहाँ पैसा किस प्रकार और कैसे और कहाँ खर्चा किया जाए इसको जानकारी होना चाहिए। और जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है उसको इस सब पर इसकी जानकारी होती है, तो काम आसानी से होता है और सही तरीके से होता है। और तीसरा फायदा है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है, सीधे भागीदारी हो जाता है लोगों का स्थानीय स्तर पर। और चौथा है कि सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनना स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है।
तो ये बहुत बड़ा फायदा है स्थानीय स्तर पर सरकारें को बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता कौन सा है और इसमें एक अलग विशेषता कौन सा है उसको बताइए। तो भारत से जो मिलती जुलती विशेषता है, बेल्जियम से जो भारत की संघीय व्यवस्था में मिलती जुलती विशेषता वो है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। जैसे हमारे भारत में भी एक संघ सरकार और बेल्जियम में भी है, तो ये एक मिलता जुलता है। और अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो ये अलग विशेषता है जो दोनों में बेल्जियम के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो 1992 में संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रभावी बनाने के लिए पहला काम किया गया हुआ है स्थानीय निकाय को चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य होता है। कम से कम, दूसरा है कि कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो, और तीसरा है कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से है, स्वतंत्र रखा गया है चुनाव आयोग को। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा गया है, सरकार के अंडर में नहीं है। तो ये स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है चुनाव कराने के लिए। और चौथा है कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों को कुछ हिस्सा स्थानीय निकाय को देना पड़ता है। तो ये 1992 में संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी संघवाद और स्थानीय शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार 3 स्तर में बटी हुई होती है, और 3 स्तर की सरकारें आपस में काम करती है स्वतंत्र होकर के। और दूसरा है कि संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। हमारे यहाँ तो 3 स्तर की सरकारें हैं। और केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाती है। जैसे केंद्र सरकार संघ सूची पर काम करती है और राज्य सरकार राज्य सूची पर। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र और राज्य सरकार, दोनों सरकार का अधिकार क्षेत्र को हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो ये बहुत बड़ा विशेषता है संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भाषा नीति क्या है। तो भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। टोटल 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है हमारे भारत में। और अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। और सभी राज्यों को मुख्य भाषा का सभी राज्य का जो मुख्य भाषा है उसको विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 से पहले विकेंद्रीकरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। 1992 से पहले का विकेंद्रीकरण का क्या स्वरूप था उसको वर्णन करिए। तो 1992 से पहले सभी राज्यों में गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, और स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकार के अधीन रखी गई थी। जो स्थानीय सरकार संस्थाएं थी राज्य सरकार के अधीन रखी गई थी 1992 से पहले। 1992 के बाद तो संविधान में संशोधन करके 3 स्तर पर सरकार को लाया गया था। स्थानीय संस्थाओं में के चुनाव नियत समय पर नहीं कराए जाते थे 1992 से पहले, जबकि 1992 के बाद जब संविधान में संशोधन हुआ तो सही समय पर, नियमित समय पर कराए जा रहे हैं स्थानीय संस्थाओं का चुनाव। और 1992 से पहले स्थानीय संस्थाओं के पास ना अपना अधिकार था और न ही कोई संसाधन था उसके पास, स्थानीय संस्था के पास।
तो ये 1992 के पहले की बात है। 1992 के बाद जब संविधान में संशोधन हुआ तो स्थानीय संस्थाओं के पास अपना अधिकार भी मिला उनका, और उनके संसाधन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होता है, और इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती है, सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में होती है पूरी शक्ति। और एकात्मक शासन व्यवस्था में इसमें एक ही नागरिकता होती है और केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषता है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है, और इसमें एकात्मक सरकार की अपेक्षा संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार कमजोर होती है, और इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। इसमें राज्य सरकार भी मिल करके इसमें संविधान में संशोधन करना होता है, तो राज्य सरकार भी मिलकर काम करती है, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था है। और जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। और संघात्मक शासन व्यवस्था में कई संघीय व्यवस्था वाले देश में दोहरी नागरिकता होती है, और दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। तो ये है एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो केंद्र और राज्य के संबंधों में क्या बदलाव आया? तो विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां की सरकारें बनी। केंद्र और राज्य के बीच जब सरकारों के बीच साझेदारी हुआ तो विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां की सरकारें आई। गठबंधन सरकार के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। जब केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी हुई, केंद्र राज्य तनाव में कमी हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो तनाव पैदा हो जाता था उसमें कमी हुई। केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों को ख्याल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के मुख्य परेशानियों का वर्णन कीजिए। क्या पंचायत में परेशानियां होती है उसका वर्णन करें। तो जागरूकता का अभाव है अभी भी पंचायत में, धन का अभाव है, अधिकारियों की मनमानी, जो अधिकारी मनमानी करते हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, और जन सहभागिता में भी कमी है। तो ये बहुत बड़ी पंचायत में बहुत बड़ी कमियां हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ये भी बहुत बड़ी कमी है, और चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी हो जाती है स्थानीय स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांत को लिखे। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसको कैसे हम कह सकते हैं, इसको साबित करें। तो भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तर की सरकारें हैं भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय स्तर का जो राज्य की सरकार का जो कामकाज होता है और जो अधिकार क्षेत्र है उसको स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। संविधान में मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। जो हमारा मौलिक प्रावधान दिया गया है, प्रावधान को वर्णन किया गया है संविधान में, उसको कोई एक स्तर की सरकार अकेले उसको बदलाव नहीं ला सकती, उसमें नहीं बदल सकती उसको। तो ये भारत की संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसको हम कह सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच में बांटा गया है। और वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयों को व्याख्या कीजिए। संघवाद की क्या 3 बुराइयां हैं, कम से कम 3 बुराई को बताइए। तो संघवाद की पहला जो बुराइयां हैं वो उसमें है केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना,
संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के पास होना, संसद को अधिक अधिकार होना, धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मनमाने मामले में आवश्यक हस्तक्षेप। तो ये कुछ कमियां हैं संघवाद में। तो ये कमियां हैं, केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही होना, तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था के में पहला विशेषता है सरकार एक से अधिक प्रकार की होती है। संघीय व्यवस्था में सत्ता का विभाजन होता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती है आपस में स्वतंत्र होकर के आपस में कार्य करती है। प्रत्येक सरकार का अपना क्षेत्राधिकार निश्चित होता है संघीय शासन व्यवस्था में, और संघीय शासन व्यवस्था में दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तो ये है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का एकल रूप क्या होता है। 3 विशेषता लिखिए। तो सरकार का एकल रूप में जब सरकार का स्तर एक होता है तो इसको ही सरकार का एकल रूप कहते हैं। इससे अलग उसकी इकाइयां जो होती है जो उसके अधीन काम करती हैं, और उप इकाइयां केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए आदेश पारित कर सकती है, और मुख्य शक्ति केंद्रीय सरकार के पास ही होती है। तो इसी को बोलते हैं सरकार का एकल रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच 4 विभेद स्पष्ट कीजिए। तो एकात्मक और संघात्मक सरकार के बीच में जो 4 विभेद है उसमें पहला है, संघात्मक सरकार में शक्तियां का विभाजन होता है। एकात्मक सरकार में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। संघीय प्रणाली में राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है तथा वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। संघीय प्रणाली में संविधान के मौलिक प्रावधान केंद्रीय विधायिका द्वारा एक पक्षीय रूप में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में ऐसा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों की 3 स्तरीय विभाजन की व्याख्या कीजिए। तो 3 स्तर विभाजन हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 3 स्तर का विभाजन हुआ है, 3 स्तरीय विभाजन। और इसमें संघ सूची में के अंडर में आता है राष्ट्रीय महत्व की विषय, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय, संवर्ती सूची में साझे महत्व, राष्ट्रीय स्तर के भी स्थानीय स्तर के भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार राज्यों के निर्माण में सफल रही। 3 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। तो संघीय व्यवस्था भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में सफल रही। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन सफल प्रयास रहा। कुछ राज्य को भाषा के आधार पर भी गठन किया गया है। कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल तथा जातीय विविधताओं की पहचान हेतु किया गया है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों के निर्माण में इस प्रकार से जैसे कोई किसी राज्य को में भाषा के आधार पर भी गठन किया गया है। किसी राज्य में विभिन्न जातीयता विभिन्नता की पहचान के लिए भी अलग किया गया है, तो राज्य का गठन किया गया है। तो ये भारत में संघीय शासन व्यवस्था का संघीय जो शासन व्यवस्था है राज्यों के निर्माण में इस प्रकार से सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भाषा नीति की कोई 4 विशेषता लिखिए। भारत की भाषा नीति क्या है। तो संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारा संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकारों ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी है, और हिंदी को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति है, लेकिन दूसरे राज्यों पर हिंदी को थोपा नहीं जा सकता है जबरदस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण के क्या लाभ है। कोई 3 लाभ बताइए। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण को तानाशाही प्रवृत्ति को समाप्ति हो जाता है। विकेंद्रीकरण में जो तानाशाही व्यवस्था होता है, एकात्मक सरकार में तानाशाही व्यवस्था होता है, तो विकेंद्रीकरण करने से तानाशाही व्यवस्था समाप्त हो जाती है, और विकेंद्रीकरण करने से स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाता है आसानी से, और प्रजातांत्रिक मूल्यों की शक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश में सरकार के
तीसरे स्तर को अधिक प्रभावशाली क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर स्थानीय सरकार का निर्माण होना जरूरी था और स्थानीय लोगों को सत्ता में शामिल करके देश के विकास में सहायक बनाया गया। महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो जाता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर सरकार बनाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 1992 में हमारे संविधान में संशोधन करके हमारे देश में सरकार के 3 स्तर की सरकार को बनाया गया और प्रभावशाली भी अधिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पंचायती राज की 3 विशेषताएं, पहला है स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन, दूसरा है समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निपटारा हो जाना। जैसे ग्राम पंचायत में या पंचायत स्तर पे अगर गांव में किसी का झगड़ा हो जाता है, किसी में मतभेद हो जाता है, तो वह स्थानीय स्तर पर ही उसको निपटा लिया जाता है। तो ये पंचायत स्तर की सरकार काम करती है वहाँ पे, और ये बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर पंचायती स्तर पे सरकार का होना। और इससे फायदा है कि समय तथा धन की भी बचत हो जाती है, स्थानीय लोगों के अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और जागरूक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध में बदलाव आया है उसमें पहला है कि राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा सरकारों का गठन किया गया है, गठबंधन सरकारों का आगमन जिससे केंद्र सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, और केंद्र राज्यों के बीच तनाव में कमी आई है और केंद्र और राज्यों के संबंधों में सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के 3 परेशानियां क्या है? तो जागरूकता का अभाव है पंचायत में, पंचायतों के चुनाव में देर हो जाता है, गुटबंदी हो जाती है, धन का अभाव है, अधिकारियों की मनमानी चलता है। तो ये बहुत बड़ी परेशानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयों को व्याख्या कीजिए। तो पहला बुराई है संघवाद का केंद्रीय व्यवस्था अधिक प्रभावशाली होना, दूसरा है संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के ही पास होता है, और संसद को अधिक अधिकार प्राप्त है, धन का बंटवारा भेदभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे संघवाद चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें। इस चैनल पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।